ईरान से जारी तनाव के बीच अमेरिकी संसद में बड़ी हलचल देखने को मिली है। अमेरिका की संसद में राष्ट्रपति ट्रंप की शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पारित हो गया है और इस प्रस्ताव के समर्थन में ट्रंप की जो खुद की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उसके 3 सांसदों ने वोट दिया है। माफ कीजिएगा, 4 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया है। तो आप समझ सकते हैं ट्रंप की पार्टी के लोग ही अब उनकी शक्तियों को कम करने की जरूरत बता रहे हैं। इसके साथ ही कई और ताजा घटनाएं सामने आई हैं, जैसे कि बीते 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स की बात करें तो ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला टाल दिया है, जो खबर सबसे बड़ी है। इसके बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नया कंट्रोल सिस्टम बनाया है जो वहां की निगरानी करेगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा, उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये उसका अधिकार है। चौथे बड़े अपडेट की बात करें तो ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या करने वाले इंसान को 500 करोड़ रुपए इनाम देने का एक प्रस्ताव बनाया है, जो ईरानी संसद में बिल भेजा जाएगा, वहां पर वो पास कराया जा सकता है। इसके अलावा पांचवें बड़े अपडेट की बात करें तो अमेरिकी नाकेबंदी से ईरानी तेल इस वक्त फंसा हुआ है। तो इन्हीं सभी बड़े अपडेट्स पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बहुत सारे दावे किए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन सर ज्वाइन कर रहे हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही सिद्धार्थ पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो वन इंडिया के ही हमारे सहयोगी हैं। सबसे पहले दिनेश सर के पास चलते हैं। दिनेश सर, पता है ट्रंप के पास वीटो है, वो लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम इसे ऐसे देखें कि अमेरिका में ही अब ये माहौल बन गया है कि हमें ईरान से नहीं लड़ना है, बस बहुत हो चुका? नहीं, देखिए, मेरा मानना यह है कि यह माहौल कि ईरान से नहीं लड़ना, इससे ज्यादा जो रिपब्लिकन्स ने वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो बेसिकली देखा जाए तो इस बात के लिए है कि अमेरिका अच्छे जो अपना वर्चस्व है उसको कायम नहीं कर पाया, उसको कायम नहीं कर पा रहा है ईरान की लड़ाई के अंदर। यह है इसका कारण, जहां तक उन लोगों का सवाल है। रही बात अभी दिस थिंग बिल्कुल सर जी, रही बात देखिए लड़ाई की, तो उसके अंदर अभी तो जो हम सोच रहे हैं कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा, देखिए अटैक जरूर करेगा। उसका बहुत सिंपल कारण है। कारण ये है कि दोनों की तरफ पार्टियां जो हैं वो एक्सट्रीम एंड के ऊपर अपनी पोजीशन लेके खड़ी हैं। कहने को बयानबाजी हो रही है, कभी बोलते हैं एक इस्फान या एक क्या कहते हैं एक न्यूक्लियर प्लांट चलने देंगे, वो कहते हैं हम बिल्कुल संवर्धन नहीं रोकेंगे, या वो कहते हैं कि भाई जो 400 किलोग्राम या 440 किलोग्राम इनके पास में 60% संवर्धित यूरेनियम है वो किसी को दे देंगे, और वो लोग उसके ऊपर एग्री नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं देंगे। तो ये सब चीजें बिल्कुल। दिनेश सर से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। देवनाथ सर के पास चलते हैं इसी सवाल के साथ। देवनाथ सर, अमेरिका में जो अभी हो रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं, खासकर अमेरिकी संसद में? हाँ वैभव, देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आए थे तो महज 0.5 या 0.8% वोटों से आगे थे पूरे अमेरिका में। आप सोचो कि ऐसा भी नहीं है कि 49% डेमोक्रेट्स को मिला और 50% वोटिंग 51% रिपब्लिकन्स को मिला हो ना। मार्जिन कुछ ऐसा था कि 49.5% डेमोक्रेट्स को मिल रहा था और 50.5% रिपब्लिकन्स को मिल रहा था। तो ऐसे में तो शुरुआती दौर में अगर हम देखें, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई क्लियर मार्जिन से प्रेसिडेंट बने हैं कि नहीं। इसी के साथ चलो फाइनली जो हमने वहां ड्रामाबाजी देखी, रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स तो कांग्रेस में और सब जगह सरकारी व्हाइट हाउस वगैरह की तरफ कूच कर पड़े थे। उसके बाद भी आज की तारीख में यथास्थिति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर देखा जाए बहुत ही नाजुक है। वहां पर देखिए सेनेट में 53 रिपब्लिकन्स हैं और 47 डेमोक्रेट्स हैं, यानी महज 6 सीटों की बढ़त है सेनेट में। इसी तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अगर आप देखें, डेमोक्रेट्स हैं 219, रिपब्लिकन्स हैं 219 और डेमोक्रेट्स हैं 215, यानी महज 4 सीटों का फर्क है। तो ऐसे में अगर आप देखें
जो अभी मिड टर्म इलेक्शन होंगे उसमें अगर डेमोक्रेट्स समझिए कोई 5 या 7 सीट इधर उधर ज्यादा जीत जाएं और या रिपब्लिकन्स जो है कोई 6 या 7 सीट इधर उधर ज्यादा हार जाएं और डोनाल्ड ट्रंप बहुत भारी विपदा में हैं। ठीक है, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देती है कि इमरजेंसी में वो 60 दिन के लिए युद्ध कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वहां पर अमेरिका के संविधान के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि वो बहुत क्लियरली कहता है कि इमरजेंसी में यानी अमेरिका के ऊपर अगर कोई हमला करे तो यहाँ तो ईरान ने अमेरिका पर हमला नहीं किया। सेकंड टेक्निकल बात ये आ रही है वैभव कि अगर चलो मान ही लें कि वो अपना 60 दिन की जो मोहलत कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको इस्तेमाल कर रहे तो 1 मार्च को युद्ध चालू हुआ तो उसके बाद 1 मई को 60 दिन पूरे हो गए। तो अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध चालू करना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर स्ट्रिक्टली वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस किया जाए तो वो युद्ध नहीं चालू कर सकते जब तक कि अमेरिकन कांग्रेस जैसी हमारी पार्लियामेंट होती है और वहां से उनको अप्रूवल ना मिल जाए, अनुमति ना मिल जाए। जी वैभव। बिल्कुल सर, हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, आपका क्या मानना है? हम बार बार ये युद्ध से पहले भी, युद्ध के दौरान भी सुन रहे थे कि ट्रंप की पार्टी में ही उन्हें लेकर बहुत ज्यादा समर्थन नहीं दिख रहा है। अब तो ये चीजें खुलेआम दिख रही हैं, उनके ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है जी। हाँ, पहले भारत में ही क्रॉस वोटिंग चर्चा में होती थी और मैं ये बहुत लंबे समय की बात देख रहा हूँ कि अमेरिका में इस तरह की क्रॉस वोटिंग युद्ध को लेकर हो रही है, खासकर कि तब जब युद्ध के पहले दिन से ट्रंप के खिलाफ माहौल था। शुरू में जब खामेनेई मारे गए, आपका एक जो टारगेट था कि हमें सुप्रीम लीडर वहां से हटाना है, सत्ता परिवर्तन करना है, तो उसमें से एक टारगेट आपका पूरा हुआ कि सुप्रीम लीडर को आपने हटा दिया। ऑल्दो वो जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है कि आप किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को सीधे नहीं एलिमिनेट कर सकते, लेकिन ठीक है, आपने यहाँ पर कर लिया, आप सुपर पावर हैं, मनमानी करते रहे हैं। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि जो अमेरिका का वॉर पावर रेजोल्यूशन है 1973 का, 1973 का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपको बहुत ही जरूरी हालात में युद्ध लड़ना है तो आप 60 दिन तक कांग्रेस की अनुमति के बिना लड़ सकते। उसके बाद अगर आपको 1 दिन भी लड़ना है तो आपको कांग्रेस को अपने साथ लेना पड़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं है, कांग्रेस इनके साथ में नहीं है। प्लस इसके साथ ही 30 दिन और मिलते हैं आपको। जो 60 दिन है उनकी मियाद 1 मई को पूरी हो चुकी है, उससे पहले ही सीज फायर हो गया था। अब आपको 1 महीना और मिलता है अपनी सेना को विड्रॉ करने का, जो कि मियाद आपकी 1 जून तक रहेगी। उसके बाद अगर आपके पास जो है वो अधिकार सीमित रह जाएंगे, आपको हर चीज के लिए कांग्रेस का रुख करना पड़ेगा, तो तब उस स्थिति में ऐसा नहीं हो पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप सर ने अभी ठीक कहा है कि वो हमला करना चाहते हैं और किसी वक्त ये हमला होगा। उन्हें भी समझ आ रहा है कि आज से हमारे पास 10 दिन बचे हैं, उसके बाद हमें कायदे से इन्हीं 30 दिनों में हमको सेना निकालनी थी, लेकिन अब 10 दिन बचे हैं। अब जो भी उसमें अल्टीमेटम दिया जाएगा तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पेच यही फंसा है कि इन्हीं 10 दिन में जो करना है सो करना है। अब इसमें न तो सत्ता परिवर्तन का कोई दिख रहा है, ना ही न्यूक्लियर पर कोई सहमति बनती दिख रही है, और जो इससे बड़ा पेच फंसा लिया गया है इस युद्ध को छिड़कर वो है हॉर्मुज़ पर किसका कंट्रोल रहेगा और उस पर टोल और टैक्स कैसे लगेंगे। ईरान इस बात पे अड़ गया है कि मैं टोल और टैक्स में कोई नेगोशिएशन चाहता ही नहीं। आपने युद्ध शुरू किया है, अब मैं इस चीज को मैं कंट्रोल करूंगा, और वो बार बार इसको सुएज कनाल से जोड़ भी रहा है। हालांकि सुएज कनाल मैन मेड है और ये नेचर मेड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ऐसे कई सारे दावे सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन 2 चीजें बड़ी हैं जिन पर सहमति नहीं बन रही है। अभी कल या परसों में ही ऐसा हुआ है कि 14 पॉइंट्स वाला एक बार फिर से प्रपोजल पाकिस्तान के हाथों अमेरिका भेजा गया, वॉशिंगटन भेजा गया है, लेकिन उसमें भी वही सारे पॉइंट्स हैं कि जो 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो दुविधा पैदा कर रही हैं। साथ ही इजराइल कंटिन्यूअसली पोक कर रहा है कि वापस एयर स्ट्राइक शुरू करते हैं, वापस हथियारों का इस्तेमाल शुरू करते हैं जंग को खत्म करने के लिए। और अमेरिका इसमें इसलिए हिचकिचा रहा है
कि $29 बिलियन खर्च हो चुके हैं। आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो 2.8 लाख करोड़, 2.8 लाख करोड़ रुपए अब तक अमेरिका के खर्च हो चुके हैं। ये कई सारे देशों की इकोनॉमी से भी ईयरली उनका जो बजट होता होगा उससे भी ज्यादा है। अब अमेरिका ये सब करके फंसना नहीं चाह रहा। इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर उनके व्यापारियों का दबाव है कि आप इस युद्ध को बंद करिए, इससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ट्रंप को सीज फायर, सभी जानते हैं यहाँ पर कि सीज फायर जो हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस बात का भी था कि अमेरिका के जो ट्रेडर्स थे उनकी तरफ से प्रेशराइज किया गया था सीज फायर के लिए कि पूरा बहुत नुकसान हो रहा है, हम झेल नहीं पा रहे। तो अब ऐसे में ट्रंप बीच में फंस गए। इधर नेतन्याहू उनको पोक कर रहे हैं कि हमला शुरू करते हैं दोबारा से, बात बन नहीं रही है, वो मानने को तैयार नहीं है। व्यापारी इधर कह रहे हैं कि नहीं हमला नहीं करेंगे, हमला करेंगे तो व्यापार बर्बाद हो जाएगा। अब ट्रंप यहाँ पर ऐसी कश्मकश में फंसे हुए हैं कि उन्हें क्या करना है उन्हें खुद को नहीं पता। लेकिन ये बात जरूर है कि ऊहापोह की स्थिति बहुत ज्यादा वो होगा, एक पैनिक अटैक का यहाँ पर पूरी सिचुएशन बन रही है और वो कभी भी हो सकता है इन अगले 10 दिनों में। बिल्कुल, जैसा कि भी सिद्धार्थ जी बता रहे थे, देवनाथ सर, चैनल 12 है उसकी रिपोर्ट है कि इजराइल ये मानकर चल रहा है कि ये बातचीत दोनों देशों के बीच में सफल नहीं हो पाएगी, ईरान और अमेरिका के बीच में, और आखिरकार ट्रंप को हमला करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से इजरायली अधिकारी जो हैं वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कि हम भी हमला करेंगे। क्या आपको लगता है, अगर हम इजराइल के तरफ से देखें तो उनकी तरफ से क्या लग रहा है आपको? हाँ वैभव, देखो जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल डेफिनेटली चाहेगा कि ये युद्ध फिर से चालू हो जाए। बहुत बड़े बड़े कारण हैं। एक छोटा सा कारण तो ये भी है कि नेतन्याहू जो हैं बड़े सारे कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, करप्शन के चार्जेस हैं उनके पास, उनकी मिसेस के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, और तो और उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से भी बहुत कोर्ट केस हैं। उनके जो शिन बेत के टॉप मोस्ट ऑफिसर हैं उन्होंने भी नेतन्याहू पर यह आरोप लगाया था कि 7 अक्टूबर 2023 का जो हमला हुआ था उसकी सूचना लगातार शिन बेत नेतन्याहू को दे रही थी, लेकिन नेतन्याहू एक्ट नहीं किए। तो उसके शिन बेत के टॉप लीडर ने, टॉप अधिकारी ने, आप समझिए, उसने ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस लड़ा हुआ है। तो उसने ही नेतन्याहू के ऊपर केस लगाया हुआ है। तो नेतन्याहू को मालूम है कि जब तक ये युद्ध चल रहा है वो इन करप्शन के केसेस से, या बतौर प्राइम मिनिस्टर वो जो चूक कर गए एडमिनिस्ट्रेटिवली, उनको सामना करना पड़ेगा जिस दिन ये युद्ध बंद हो जाएगा। तो नेतन्याहू भी चाहते हैं युद्ध चलता है। अब देखिए वहां इजराइल का नेसेट बहुत अद्भुत है, 120 मेंबर की नेसेट है। उसमें नेतन्याहू की जो पार्टी है लिकुद पार्टी, उनको देखिए सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए, तो नेतन्याहू के पास महज 38 सीटें हैं लिकुद पार्टी के पास। तो बाकी जो सीटें हैं 60 पूरा करने के लिए, समझे, वो कहां से आ रहे हैं? ये एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूइश छोटी छोटी पार्टियां हैं। आपने देखा होगा वो करली करली बाल ऐसे करते हैं, एक खास तरह का स्कल कट पहनते हैं और सारा दिन प्रेयर करते रहते हैं। उनकी पजामा और कमीज भी जरा अद्भुत तरह की होती है। ये सब पार्टियां हैं नेसेट में, इनमें किसी में 3 हैं मेंबर, किसी के 5 मेंबर हैं, लेकिन ये नेतन्याहू के साथ योगदान दिए हैं। तो नेतन्याहू की जो 60 होने चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो नेतन्याहू की सरकार माइनॉरिटी सरकार है। अब ये जो एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स हैं, जो एक्सट्रीम ज्यूज ग्रुप्स हैं, ये चाहती हैं कि नेतन्याहू इस युद्ध को चलाते रहें, हमास को खत्म कर दें, हिजबुल्लाह को खत्म कर दें, अब ईरान को खत्म कर दें। तो हो ये रहा है कि एक सीक्रेट चीज भी बता देता हूं। बिल्कुल सर। वह हम सब सोचते हैं कि इजराइल जो ये युद्ध लड़ रहा है, पिछले 2 साल में इजराइल खुद ही बोलता है कि उसने गजा के ऊपर 45,000 बॉम्ब गिराए हैं 2 साल में। बड़े बॉम्ब हैं, 500 केजी, 1000 केजी के। देखिए मैं एयरफोर्स में था, MiG-23 पायलट था, 34 साल की नौकरी की। 500 किलो, 1000 किलो के बॉम्ब बहुत महंगे होते हैं। इतने महंगे होते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में हमारे ज्यादातर जो बॉम्ब्स हैं वो 100 केजी के होते हैं। मैं MiG-23 की बात कर रहा हूं।
हमारे ज्यादातर बॉम्ब्स जो हमारे यूनिट के साथ थे युद्ध की परिस्थिति में ड्रॉप करने के लिए, उनका कैलिबर कितना होता था? 100 केजी, 250 केजी। तो हम तो 250 केजी का जब बॉम्ब लेके जाते थे प्रैक्टिस के लिए, समझिए पोखरण रेंज में जाते थे, हम सोचते थे कि बहुत बड़ा बॉम्ब लेके जा रहे हैं। इजराइल गिरा रहा है 500 केजी के बॉम्ब, 1000 केजी के बॉम्ब। मैं क्यों बोल रहा हूं वैभव, ये जो बॉम्ब्स हैं ये इजराइल खुद नहीं बनाता है। ये सारे बॉम्ब्स अमेरिका में बनते हैं। अमेरिका ने इनको प्री पोजिशन किया हुआ है नेटो देशों में रूस से लड़ने के लिए। लेकिन रूस से लड़ाई तो पता नहीं कब होगी, लेकिन अमेरिका इनको अपनी उनकी जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है वो नेटो देशों से भर भर के ले आती है, इजराइल को डिलीवर करती है। दूसरी वैभव, मैं सीक्रेट चीज बताता हूं, इस युद्ध को या गजा का जो युद्ध था हमास के खिलाफ पिछले 2.5 साल से, उस युद्ध को जो रोज लड़ने का खर्चा है, अलग अलग आकलन है। कोई बोलता है कि रोज लड़ने का खर्चा 500 मिलियन है, कोई बोलता है कि रोज लड़ने का खर्चा 200 मिलियन है। वो खर्चा कौन दे रहा है? इजराइल नहीं दे रही है, इजराइल के डिफेंस बजट से नहीं आ रहा है। वो जो इजराइल जो इतने बॉम्ब्स गिरा रहा है, रॉकेट मिसाइल्स फायर कर रहा है, ये आयरन डोम के इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर कर रहा है, F-35 ला रहा है, F-35 के स्पेयर पार्ट्स रूटीन मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इजराइल एयर टू एयर रिफ्यूलर्स उड़ाने पड़ते हैं, क्योंकि इजराइल से ईरान 2000 किलोमीटर दूर है। तो जाते वक्त एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करो, वापस आते वक्त एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करो। ये सब खर्चा कौन दे रहा है? ये सब अमेरिका दे रहा है। इनकी भरपाई इजराइल नाना तरीके से अगले 20 साल 40 साल तक करेगा। मैं आपको वैभव बताना चाहता हूं कि एज पर वेरियस सोर्सेस, जो 1967 का 6 डे वॉर हुआ था, उसकी पेमेंट करते करते इजराइल को 10 साल लग गए थे, अमेरिका को पेमेंट करते करते। 1973 का जो यॉम किपुर वार हुआ था, उसकी पेमेंट करते करते इजराइल को, पेमेंट किसको? अमेरिका को करनी है ना, अस्त्र शस्त्र बॉम्ब सप्लाई किए हैं, इजराइल को 15 साल लग गए थे। और अभी 1982 में जब बेका वैली ऑपरेशन हुआ, इजराइल को उसके पेमेंट अमेरिका को करते करते कोई 6 साल या 8 साल लग गए थे। तो अभी का जो युद्ध है, इसकी पेमेंट करने में इजराइल को 20 साल लग जाएंगे। तभी तो देखिए, अमेरिका तो प्राइवेटली सब बॉम्ब्स बनाता है, वहां पे सरकारी कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं होती। अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ तो प्राइवेट कैपिटलिस्ट धनाढ्य, वो जब तक पेमेंट नहीं होगी वो लोग इजराइल को बॉम्ब नहीं भेजेंगे। तो वो इजराइल को कंसाइनमेंट भेज देते हैं अमेरिका से, उसकी पेमेंट अमेरिका की सरकार एक खास बजट से उसकी पेमेंट कर देता है अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और उसके बाद इजराइल आस्ते आस्ते वो पैसा अगले 10 साल 20 साल तक अमेरिका भेजता रहेगा। जी वैभव। बिल्कुल। दिनेश सर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। दिनेश सर, अभी हम सिद्धार्थ जी से और देवनाथ सर से बात कर रहे थे कि नेतन्याहू के मन में भी क्या चल रहा होगा, उनकी क्या रणनीति होगी, युद्ध आगे बढ़ाया जाए या नहीं। देवनाथ सर का कहना है और सिद्धार्थ जी दोनों का कहना है कि नेतन्याहू चाह रहे होंगे कि युद्ध अभी बढ़े, युद्ध अभी और आगे चले। आपका क्या मानना है सर? दिनेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, क्या आपने रिपीट करेंगे प्लीज? आई गॉट सम नेट प्रॉब्लम। सर, मेरा सवाल यह था कि नेतन्याहू अभी क्या चाह रहे होंगे, युद्ध आगे बढ़ाना या फिर वो भी रुकना चाहेंगे? नहीं, आज तो नेतन्याहू के यहाँ पे सिक्योरिटी मीटिंग होने जा रही है, तीनों फोर्सेस बिल्कुल हाई अलर्ट के ऊपर है, डेफिनेटली इजराइल अटैक करेगा। और रही बात फिनेंस का, आपसे मुझसे पूरी दुनिया से अमेरिका ने एक टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर के अंदर कितने बिलियन कमाए थे? लगभग 100 बिलियन। अभी पिछले 40 दिनों के युद्ध का आकलन कितना किया? $50 बिलियन। कोई मायने रखता है? हर साल इजराइल को $3.3 बिलियन का एड आता है अमेरिका से। क्यों? वो खुशी से नहीं देता, और उसको पता है कि गल्फ कंट्रीज में अगर कोई रिलायबल सोर्स है, रिलायबल बेस है, तो वो इजराइल है। और उसकी
दिनेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, एक रिपोर्ट आई है अमेरिकी संसद में, इस रिपोर्ट की काफी चर्चा भी हो रही है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की जंग में जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, उसमें कम से कम 42 अमेरिका के लड़ाकू विमान या तो क्षतिग्रस्त हुए हैं या नष्ट हुए हैं या उनको नुकसान पहुंचा है। इसका मतलब कि अमेरिका को नुकसान तो काफी हुआ है युद्ध में। जी, ये कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट रहती है। ये एक फेयर रिपोर्ट देती है। एक मिनट सर, आपके पास आएंगे। दिनेश सर, अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। देखिए वैभव, मैं ये कह रहा था आपसे कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड ना कह के इसको फेनेटिक रेजिम की एक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड उनके वर्चस्व को या उनकी रेजिम को बचाने के लिए जो बनाई थी वो है। मुझको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब कह रहे हैं कि हाँ उसके संदेश आ रहे हैं, उसके मैसेज आ रहे हैं। देखा जाए तो जो खलीदी है आईआरजीसी का हेड, वो डिसीजंस ले रहा है और सबको चुपचाप करा रखा है आईआरजीसी ने एक तरीके से, इस रिवोल्यूशनरी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने। लेकिन हॉर्मुज का जो मुद्दा है ना वैभव, ये इन्होंने बहुत कहने को तो ये शेर बन रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिएगा कि इंटरनेशनल वाटर जहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है सभी कंट्रीज के लिए, और इसके लेके अब 2 बार रिजोल्यूशन आ चुके यूनाइटेड नेशंस के, और उनमें से एक 1958 का जो रिजोल्यूशन था ये फ्री ट्रेड करने का कार्गो वगैरह शिप्स के लिए, इसमें ईरान के साइन है, साइन सिग्नेटरी है, वो रेक्टिफाई किया हुआ उसने उसको। आज की तारीख में अगर आप एक समुद्री लुटेरों के तरीके से अपने एक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है खड़ा हो जाकर के उसको रोक लेगा, तो हम लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने एक ब्लॉकेड लगा के ये कर दिया वो कर दिया, परंतु आज की तारीख में अभी फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड ये क्यों शिप्स भेज रहे हैं अपनी? सभी को पता है कि इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है पूरी दुनिया के खिलाफ है। और इनकी सोच देखिएगा आईआरजीसी की, अगर आप अमेरिका हमें मारेगा तो हम पूरे गल्फ कंट्रीज को उड़ा देंगे। ये किसी सभ्य देश की सोच हो सकती है क्या? इसको हमें क्या इसकी महिमा का गान करना चाहिए क्या? जरूरत है क्या? ठीक है, हर एक देश को राइट है कि अपना सॉवरेनिटी की रक्षा करे, ईरान को भी है, लेकिन जब आप दूसरे कंट्रीज के अंदर एक प्रॉक्सी के नाम पे एक सिया मिलिशिया को खड़ा कर देते हो और सभी के लिए एक डर पैदा करते हो कि यहां पे हमने आतंकी पैदा कर दिए हैं, हुती से लेके हिजबुल्लाह से लेके हमास से लेके पॉपुलर मूवमेंट फ्रंट से लेकर के कुतुब हिजबुल्लाह से लेके और आप इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी रेजिस्टेंस जो सीरिया के अंदर वहां तक, तो आप क्या समझते हैं कि जो आज ये कर रहे हैं वैभव, तो ये अगर इसको छोड़ देगा, अमेरिका वापस चला जाता है, चलो लेट्स टेक इट कि वापस चला गया, तो क्या गारंटी है आपके पास कि आईआरजीसी जो है, या उसका ये मकसद नहीं है कि इन सब के ऊपर हावी हो जाना? और यहां तक कि अभी इन्होंने आज एक वक्तव्य आया वैभव कि अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो यूएई के अंदर वो सेना भेज के यूएई को ही कब्जा लेंगे। इनके प्लान्स देखिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। और इस तरह की मानसिकता को अगर खत्म नहीं करोगे, चाहे उसके अंदर नुकसान क्यों ना हो, कौन सी लड़ाई में नुकसान नहीं होता? भारत ने लड़ाई की थी ऑपरेशन सिंदूर, नुकसान नहीं हुआ क्या? भारत ने लड़ाई की थी 71 की, तो नुकसान नहीं हुआ क्या? तो नुकसान के सोच करके हम लोग चुपचाप बैठ जाएं और कहें कि हाँ जी चलने दो जो चल रहा है, लेकिन ये अगर छोड़ भी दोगे तो अब नहीं तो 2 साल नहीं तो 3 साल के अंदर, और खुदा ना खास्ता अगर इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो बैठ करके उसके बारे में क्या 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 आपस के अंदर डिबेट करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। बिल्कुल। कर्नल दिनेश सर आपके पास आएंगे, सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, आप उस सवाल का जवाब दीजिए सर। जी, तो सीआरएस की अभी वैभव रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि 42 एयरक्राफ्ट थे टोटल, जिसमें कुछ तो फाइटर जेट थे और उसमें कुछ स्टील फाइटर जेट भी थे जिनको नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा एयर टू एयर रिफ्यूल करने वाला जो इनका विमान था वो भी इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा रेस्क्यू करने जो चॉपर गए थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, और साथ ही साथ बड़ी संख्या ड्रोन्स की भी है, जिसमें एमसीक्यू ड्रोन्स है और भी कई तरीके के ड्रोन हैं। अब सवाल ये है कि अभी तक ट्रंप सेंटकॉम के ऊपर ये दबाव बनाए हुए थे कि आप ये डेटा किसी को नहीं दें, अभी युद्ध चल रहा है, इससे हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्या हुआ कि जो सीआरएस है, कांग्रेशनल रिसर्च रिपोर्ट है, तो उसमें वो हर बार ये इस तरीके की जानकारी लाता है, और उस रिपोर्ट में ये साफ साफ हो गया है
कि यूएस को इतना नुकसान हो गया है, और उसमें सीधा अमाउंट लिखा हुआ है $29 बिलियन। अगर आप देखें इंडियन करेंसी में तो 2.8 लाख करोड़ रुपीस होते हैं। अब ये इतना बड़ा सरदर्द ट्रंप के माथे पड़ गया है, तो आप यहाँ से ये समझिए कि कैसे उनके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। इधर आप अब जैसा कि अभी दिनेश नंद सर ने बताया कि एक तरफ उनको ये समस्या आ रही है कि उन्हें सबको हथियार सप्लाई करते हैं, सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई कि यूएई को भी किए हैं, कतर को भी किए हैं। इजराइल को अकेले $1000 मिलियन के हथियार अभी लास्ट वीक सप्लाई किए गए हैं। इसके अलावा सालाना 16.8 बिलियन डॉलर का बजट का 3.8 बिलियन का डॉलर का बजट रहता है, और उसके अलावा 16 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर जो है आपको युद्ध जैसी स्थिति में भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो ट्रंप के खिलाफ कहीं ना कहीं जा रही है। अभी उनके माथे पर जो है वो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो है मिड टर्म इलेक्शन का। यूएस में एक बात कही जाती है कि अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है तो वो सिर्फ उसकी प्रेसिडेंसी जो होती है वो सिर्फ 2 सालों की होती है, उसके बाद उसे मिड टर्म इलेक्शन फेस करना होता है, और फिर वहां से तय होता है कि आप आगे कैसे फैसले ले पाएंगे। तो नवंबर में ये इलेक्शन होना है, और संभावनाएं पूरी इस ओर इशारा कर रही हैं कि ट्रंप जो है ये इलेक्शन हारने वाले हैं। तो उन्हें इस चीज का भी डर सता रहा है कि अगर यही 2 साल बचे रह गए तो मैं 2 साल में कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं उनके साथ, और ये इन सब से निपटना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक और बात जो देवनाथ सर ने कही थी कि नेतन्याहू पर केसेस चल रहे हैं, उन पर 3 बड़े केसेस चल रहे हैं। एक करप्शन का है, महंगी गिफ्ट लेने का है, और एक है जिसमें मीडिया से उन्होंने डील की है और काफी पैसा मीडिया को दिया है ताकि उनकी पॉजिटिव इमेज बनी रहे। इसके अलावा एक बीजेक करके इजरायली मीडिया है, उसको भी उन्होंने अलग से पैसा दिया है ताकि उनके अगेंस्ट खबर ना चलाई जाए, और जितनी भी खबरें चलाई जा रही हैं वो पॉजिटिव रहें। इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर आने वाले संकट को टालना चाह रहे हैं। जो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि इन केसेस में फेयर ट्रायल्स होते हैं तो संभावना इस बात की है कि नेतन्याहू को जेल में भी जाना पड़े। तो इन सारी चीजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितना लंबा ये वॉर खींचेगा उतना ज्यादा उनके लिए मुफीद रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी कहीं ना कहीं ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा रही हैं। अब ये 10 दिन है, ये बड़े निर्णायक 10 दिन है। इसमें ईरान जो अभी तक मार खा रहा था, जैसे तैसे वॉर को एंगेज किए हुए था, उसे अच्छा खासा टाइम मिल गया है। वो ये भी जान गया है कि ये क्या कर सकते हैं, और उसे पता है कि उसे कहाँ अटैक करना है, कैसे एंगेज करना है। दूसरा, वो अमेरिका के साथ एयर टू एयर कोई फाइट लड़ना नहीं चाहता, या नेवी टू नेवी कोई फाइट लड़ना नहीं चाहता। उसे पता है कि ये गेम मुझे आता नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ खेलूं क्यों। तो अब ये जितना उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का बिजनेस इंटरप्ट करके, ट्रेड को डिस्टर्ब करके एक इलाके पर अपना इतना दबदबा बना लिया है कि 80 से ज्यादा देशों को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़े हैं ताकि उनकी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े। और जो छोटे देश हैं, पाकिस्तान जैसे, जिनके पास 3 से 4 दिन का ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व कह सकते हैं या रिफाइनरी रिजर्व कह सकते हैं, तो ये ईरान को अभी ये सारी तैयारी है। अभी देखना ये है कि अब जो अटैक होगा वो किस टाइप का अटैक होगा। क्या इतना बड़ा होगा कि वहां पर रिजीम चेंज की संभावनाएं बन पाती हैं? क्या वो अटैक इतना बड़ा होगा कि IRGC पर अमेरिका का कंट्रोल हो पाता है, और या फिर एक दौर फिर से झड़प का चलेगा, फिर 20, 30, 40 दिन ये जंग चलेगी और फिर से एक सीज फायर होगा जो बेनतीजा रहेगा, या इसके बीच में एक बहुत जरा सी 0.1% की संभावना जो मुझे नजर आ रही है वो है कि ये डिप्लोमेटिक तरीके से JD वेंस या कोई दूसरे नेता जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, JD वेंस जो इस मामले में ट्रंप के साथ में नहीं है, खिलाफ नहीं है, पर वो चाहते हैं कि इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए। तो उसकी बहुत जरा सी संभावना है, और उसको देखना होगा कि वो सॉल्व हो पाती है कि नहीं। बिल्कुल। इस बातचीत के आखिरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देवनाथ सर से इसका जवाब लेंगे, फिर कर्नल दिनेश सर के पास भी चलेंगे। पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी लगातार बात हो रही है देवनाथ सर। पहले मध्यस्थता की बात हुई, दोनों देशों के प्रतिनिधि इस्लामाबाद पहुंचे थे, एक दौर की बातचीत भी हुई, और अभी का अपडेट यह है कि 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरान पहुंचे हैं।
वो क्यों गए हैं ईरान सर, और पाकिस्तान क्या अभी भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह फिर से जंग ना आगे बढ़े? हाँ वैभव, देखो पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। मध्यस्थ हर बार अगर सक्सेसफुल हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं। दुनिया भर में अगर आप पिछले 500 साल के हिस्ट्री को अध्ययन करें, यूरोप की हिस्ट्री या जो एशिया में पोर्चुगीज आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश इंडिया, भारतीय राजा, मध्यस्थ अगर हर बार सक्सेसफुल हो जाता फिर तो बात ही क्या थी। किस एक जो पॉलिटिकल साइंस का जिन्होंने अध्ययन किया है उन्होंने माना, उनको पता है कि मध्यस्थता करने की जो तकनीक है वो आमतौर पे सक्सेस रेट 10 से 15% तक होती है। 80% से 85% चांसेस होते हैं कि मध्यस्थता करने के जो प्रयास हैं वो विफल हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया में हमेशा जो मध्यस्थता करने की, आप जानते हो ना, फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक, थर्ड राउंड ऑफ टॉक, तो जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं उनको ये फैक्ट है, मालूम है। अब वैभव, पाकिस्तान ये रोल क्यों अदा कर रहा है? ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा करें या बुरा करें। भारत में कुछ लोगों को बहुत ही आनंद आता है ये कहकर कि पाकिस्तान तो क्या कहते हैं, अपने को बड़ा ही महान सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था या है। देखो वैभव, किसी को तो मध्यस्थता करनी ही है, चाहे इफेक्टिव हो या इनइफेक्टिव हो। कौन देश सामने आ रहे हैं मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच? तुर्की ने कोशिश की, लेकिन इजराइल ने अमेरिका को मना कर दिया, क्योंकि इजराइल को तुर्की पर, एर्दोगान पर भरोसा नहीं है। मिस्र में अल-सीसी ने कहा कि ठीक है, वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। इजराइल भी मान गया था, क्योंकि इजराइल और मिस्र के संबंध अच्छे हैं, कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, दोनों भाई भाई हो गए हैं। लेकिन अल-सीसी की खुद की खुफिया पुलिस ने इंटरनल रिपोर्ट दी कि अगर मिस्र ने काहिरा में मध्यस्थता करने की कोशिश की तो जो आम आवाम है उसको जैसे ही पता लगेगा कि अल-सीसी इजराइल की, यानी अमेरिका की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम आवाम वहां बहुत खिलाफ है इजराइल की और अमेरिका की, तो आम आवाम जो है वो हो सकता है इजरायली कॉन्वॉय के ऊपर पत्थर फेंक दे। तो फिर अल-सीसी भी पीछे हट गए। अब बचा कौन? हम ट्रेडिशनल जो मध्यस्थता करते रहे गल्फ एरिया में, मुस्लिम कंट्रीज में, कतार है, ओमान है, सऊदी है, ये लोग तो खुद ही ईरानी मिसाइलों के चपेट में आ गए थे, तो न्यूट्रल भूमिका अदा करना थोड़ा मुश्किल था। और कौन बचा? अगर आप ईरान के आसपास देखें और कोई देश बचा ही नहीं। एकमात्र ऐसा देश था, मुस्लिम भी है, पाकिस्तान, जिसके ऊपर ईरान ने कोई हमला नहीं किया था। पाकिस्तान का एडेड एडवांटेज ये था कि पाकिस्तान का अमेरिका से बहुत अच्छा दोस्ती था या है, अभी भी है। तो इसलिए ठीक है, अमेरिका ने थोड़ा उनको फूंक दे दी कि आप मध्यस्थता करो। लेकिन देखो भाई, अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करना टेढ़ी खीर है, ये सबको मालूम था, भारत को भी मालूम था। देखो वैभव, ध्यान से सुनने वाली बात है। जी सर। भारत ने क्यों मार्च, अप्रैल, मई, भारत ने क्यों नहीं पहल की? क्योंकि हमें मालूम है कि कहते ना, जलते हुए उसमें हाथ देने वाली बात है। तो भारत ने भी अपने हाथ पीछे किए हुए हैं। हम दुनिया में अपने को लीडर मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वजह से हमने भी ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता की पेशकश नहीं की है। जी वैभव, बिल्कुल। दिनेश सर के पास चलते हैं। सर, आपका क्या मानना है पाकिस्तान के रोल को लेकर? देखिए, पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता वैभव। वो खड़ा अमेरिका के साथ होता है, गोद में बैठ जाता है चीन की, और जाके सोने चला जाता है ईरान में। अब देखिए, हाल ही के अंदर जो लास्ट मीटिंग हुई है, कौन गया था? नकवी, होम मिनिस्टर। ये वही नकवी जो T20 वाली ट्रॉफी लेके भाग गया था। उसका पर्सनल चरित्र देख लीजिएगा आप। और ये नकवी की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान का ही ये है। ये इस टोपी उसके सर में बिलीव करते हैं, और इस चक्कर में इस बार बहुत बुरे मारे गए। अगर आपको याद हो कि जब इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर जब
ईरान की डेलीगेशन गई थी, अरागची वगैरह गई थी वहां पे, कालीबाग वगैरह गई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर टॉक फेल होते हैं तो उसका मेन कारण ये पाकिस्तान होगा, क्योंकि उनको पता है कि वो जो चीज हम तलख लहजे में इनको बताते हैं वो जाकर के अमेरिका को बहुत सॉफ्ट बना देता है, और जो सॉफ्ट चीज अमेरिका की होती है वो हमको तलख डराने की कोशिश करता है। हर चीज बदल, सीआईए ने भी बोल दिया, ये अभी पिछले 2 हफ्ते पहले न्यूज आया था कि अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज ही इज प्लेइंग गेम्स। सो पाकिस्तान तो एक पोस्टमैन का काम कर रहा था। हाँ, डेफिनेटली ये चर्चा थी कि जिस पाकिस्तान को आप लगा लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टडी ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर ही डिक्लेयर किया हुआ था कि 2/3 तंजीमें जो टेररिस्ट की वो पाकिस्तान के अंदर या तो पनपती है या सपोर्ट लेती हैं या उनको उन हादसों में इनका हाथ होता है, और हमारे भारत के साथ तो रह ही रहा इनका साथ आतंकवाद का किस्सा। तो उस छवि को शायद थोड़ा सा बदल के मॉडरेट दिखाने की कोशिश करना कि हम भी कुछ हैं, कोशिश बहुत की गई लेकिन नाकामयाब हुई। लेकिन इसका हर्जाना भी इनको उतना ही भरना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस प्रकार से जैसे कहा जा रहा था कि आप आग के अंदर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं बिना मतलब आपका, तो ये लोग काम किया है, तो इसके ऊपर तो भी बड़ा है नहीं, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या ही कहा जाए कि पाकिस्तान जो है वो किस पोजीशन के अंदर है अभी। हाँ, डेफिनेटली लेटली जो है ये बात चली थी कि ईरान के पास 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था, तो मान जाए बात जो अमेरिका कह रहा है, वो आईआरजीसी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, वो एक्सट्रीम एंड पे खड़े हुए हैं। दूसरा था कि अगर हम वॉर के अंदर घुसते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत गलत होगा कि अगर अमेरिका फुल फोर्स के साथ इस बार अटैक किया इजराइल के साथ मिलकर, जिसमें गल्फ देश भी शामिल होंगे। आप देखिए, यूएई ने तो पहले ही अपने मिराज 2000 तैयार करके 2-3 बार अटैक मार दिया है, ये भी तैयार होंगे, और हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए यूरोप से या नाटो से भी लोग आ जाएंगे, तो बहुत बुरी हालत तो होगी ही होगी। तो ये उनके पास चॉइस थी कि या तो करें, नहीं तो ये सिचुएशन है। और थर्ड सिचुएशन है कि भाई डेफिनेटली लेट्स गो फॉर इट, चाहे जो कुछ हुआ देखा जाएगा। जैसे उनका नारा चल रहा है, नारे तकदीर और तब्दीर जो भी ये बोलते हैं, ठीक है कि जो होएगा या तो जीतेंगे या फिर हम, दूसरा शब्द बड़ा अजीब सा है, या फिर हम शहीद होंगे। तो यानी उनको बिल्कुल क्लियर है कि जीतेंगे तो हम है नहीं, शहीद तो पक्का होंगे ही होंगे। तो दोनों की चॉइस जो है सामने रखी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरा मानना यह है कि अमेरिका इस टाइम पे खुद अटैक नहीं करेगा, अमेरिका इजराइल के माध्यम से अटैक कराएगा। उधर से पूरे गल्फ कंट्रीज जो है, जब उनके ऊपर पटाखे बजने शुरू होंगे तो वो इसमें कूदेंगे, और तब अमेरिका बीच में आएगा कि देखिए हमने नहीं शुरू किया था, कुछ भी इनके आपस के थे, और ये देखो कैसे कैसे लड़ाई इसकी इजराइल से हो रही है, मारिए यूएई को हो रहा है या मारिए सऊदी अरब को हो रहा है। और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, जो कि काफी सीनियर जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि जो डिसैलिनेशन प्लान्स हैं, ये आईआरजीसी की इतनी कट्टर सेना है, कट्टर सोच वाले लोग हैं, बिल्कुल फेनेटिक लोग हैं, जो कि ये भी सोचेंगे कितने लोग पानी के बिना मर जाएंगे, ये डिसैलिनेशन प्लान्स को पक्का उड़ाएंगे। और आप देखिएगा 48 आवर्स के अंदर अंदर पूरे अरब में क्या तहलका मचेगा। तो मामला तो गंभीर होने ही जा रहा है, लेकिन अमेरिका के पास चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते हैं तो डेफिनेट है कि अमेरिका की शाख हमेशा के लिए दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये वो नहीं कर सकते हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा, कोई और इजी एग्जिट इनके पास नहीं है। और रही बात, अगर इसको ना खत्म करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये युद्ध फिर होगा, होगा ही होगा। इसके बगैर इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल का जवाब सिद्धार्थ जी से भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर बातचीत को खत्म करेंगे। वैभव, देखो, पाकिस्तान एक तो मीडिएटर नहीं है, हमें एज एन इंडियन उसको मीडिएटर बुलाना बंद कर देना चाहिए। किसी की चिट्ठी किसी को पहुंचा देना मीडिएटरशिप नहीं होती। मीडिएटरशिप ये होती है कि दोनों लोगों को बैठाओ टेबल पर, फिर दोनों लोगों को ये बताओ कि तुम्हें इस पर मानना है और तुम्हें इस पर मानना है, थोड़ा सा तुम्हें एडजस्ट करना है, थोड़ा सा तुम्हें एडजस्ट करना है। पाकिस्तान जो कर रहा है उसको कबूतरबाजी कहते हैं, कि आपने चोंच में उनकी चिट्ठी दबाई और वहां की तरफ वाशिंगटन उड़ गए, वाशिंगटन से एक चिट्ठी चोंच में दबाई और सीधा आप इस्लामाबाद आ गए, या यूं कहें कि रावलपिंडी आ गए, क्योंकि इस्लामाबाद में तो फैसले होते नहीं है, नाम का इस्लामाबाद है। इसके अलावा जैसा कि पाकिस्तान का बैकग्राउंड रहा है कि खुद स्टेबल नहीं है, इनके यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस 2400 घंटे 365 दिन चलता रहता है, कब कौन सी सरकार कितने दिन चलेगी कोई नहीं जानता। तो ऐसे देश पर भरोसा करना है। दूसरा, आपने खुद को ऐसा उलझा लिया है इस युद्ध के बीच में ही, आपने इधर सऊदी के साथ अपना करार कर रखा है, उसको हथियार भेज रहे हो, उसके अपने यहाँ अपने फाइटर जेट तैनात कर रहे हो,
ईरान से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, ईरान सऊदी पर बम गिरा रहा है, तो आप ऐसे में किसकी तरफ हो ये आपको खुद पता नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं बहुत अच्छे से हम सभी को पता है, वो शब्द यहाँ पर बोला नहीं जा सकता, लेकिन इनकी भूमिका खुद क्लियर नहीं है। इजिप्ट इकलौता ऐसा देश था जिस पर सब लोग एग्री हो रहे थे, लेकिन वहां के इंटरनल क्राइसिस की वजह से वो आगे नहीं आ पाया। और एक चीज और समझनी होगी कि 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड की बातचीत होगी, है ना। ये पहल कतर ने शुरू की थी, इसमें पाकिस्तान सिर्फ बीच में आया है बहती गंगा में हाथ धोने। ये मामला कतर में भी नहीं सुलटने वाला। 2-3 राउंड की बातचीत के बाद ये सारा डिस्कशन एक न्यूट्रल ग्राउंड पर होगा, और वो संभवतः जिनेवा होगा या फिर कोई और देश होगा जो न्यूट्रल रहेगा। पॉसिबिलिटी यूएन की ही सबसे ज्यादा है। तो ये सब वो है कि यहाँ से एक पैगाम आना जाना शुरू हुआ है। बाकी इनकी भूमिका कभी ना इतनी बड़ी थी, ना हो पाएगी भविष्य में कि ये किसी के बीच में ये सुलह करा दे। इनके अपने मसले नहीं सुलझ रहे हैं। पाकिस्तान को आए दिन अफगानिस्तान उस पर बम गिरा रहा है, ये आए दिन अफगानिस्तान पर बम गिरा रहे हैं, इनके यहाँ टेररिस्ट पल रहे हैं। ये कैसे ऐसे मीडिएटरशिप कर सकते हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि कैसे कोई देश इन पर भरोसा भी कर सकता है कि ये आकर हमारी जंग रुकवा देंगे या ये फिर हमारे बीच में एक शांति वार्ता करा देंगे। ये जो एक सांप है ये किसी के सगे नहीं होते, तो इनका कोई वो नहीं है कि ये करा पाएंगे। अगर होती भी है बातचीत आगे, तो आगे जाकर जिनेवा में कहीं डिस्कस होगी, यहाँ कोई इसका नतीजा नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल। देवनाथ सर, दिनेश सर और सिद्धार्थ जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वन इंडिया के साथ आप जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की है ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और युद्ध को लेकर। फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमारे विशेषज्ञों ने आपको बता ही दी है। जो नई अपडेट आएगी, नई जानकारी आएगी, वो भी आपको वन इंडिया पर लगातार मिलती रहेगी। इसके साथ ही देश दुनिया की तमाम और खबरों को भी देखने जानने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.